कैसे वक्फ कानून पर भारत में हो रहे प्रदर्शन के बीच पाकिस्तान भी साजिश की फिराक में है, यह भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले बात मुर्शिदाबाद हिंसा पर घिरी ममता बनर्जी की, जिनका बुरा टाइम ही खत्म नहीं हो रहा। ममता बनर्जी खुद तो हिंसा प्रभावित इलाके में नहीं गई, ना पीड़ित हिंदुओं से मिली, लेकिन आज बंगाल के राज्यपाल ने ग्राउंड पर पहुंचकर ममता सरकार को मुसीबत में डाल दिया। ममता सरकार ने हालांकि इनडायरेक्टली पूरा जोर तो लगाया था कि राज्यपाल हिंसा प्रभावित इलाके में ना जाए, लेकिन राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी की हर अपील को नकार दिया और खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। इतना ही नहीं, वक्फ कानून के खिलाफ भड़की हिंसा को लेकर राज्यपाल ने बहुत सख्त रुख अपना लिया है। राज्यपाल ने यहां तक कह दिया कि बंगाल की सड़कों पर कई जगहों पर मौत का तांडव चल रहा है। तो ये जो आप मौत का तांडव शब्द सुन रहे थे अभी तक, वो हम नहीं कह रहे हैं, ये बंगाल के राज्यपाल कह रहे हैं कि बंगाल में कई जगहों पर सड़कों पर मौत का तांडव चल रहा है। बंगाल के राज्यपाल के इतना सख्त रुख के बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता सरकार का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या राज्यपाल बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर देंगे? क्योंकि राज्यपाल खुद ही कह रहे हैं कि वो ग्राउंड पर उतरकर जो हालत देख रहे हैं उसे लेकर एक एक्शन प्लान बनाएंगे। सवाल यह है कि राज्यपाल बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर केंद्र को भेजने वाले हैं क्या? राज्यपाल के ग्राउंड पर उतरने से ममता बनर्जी की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि अब तक ममता बनर्जी वहां गई ही नहीं। अब सवाल तो उठेंगे कि भाई राज्यपाल जा सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं जा सकती। बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में राज्यपाल ने क्या देख लिया जो प्रेसिडेंट रूल लगवा सकता है क्या? वक्फ कानून के विवाद में कैसे बांग्लादेश कूद पड़ा मुसलमानों को भड़काने? कैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य वक्फ कानून पर फिर से भड़काऊ बयानबाजी करने लगे हैं? कैसे मुर्शिदाबाद में हिंदू घरों पर निशान लगा लगाकर उन्हें टारगेट किया गया? यह सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा देखिए क्या कुछ हुआ है। You know, the dance of death on the streets of Bengal in many places. निशानी बनाकर चिन्हित करने की कोशिश की गई थी कि यहाँ पे अटैक करना है। बोलता है कि तुम लोग को खत्म कर देंगे, साफ कर देंगे, हिंदू का निशाना नहीं रखेंगे। तेरे बाप का है कि लागू होगा, अब करूंगा, तू होता कौन है बे? हुकूमत को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए। जो हिंदुओं के ऊपर अटैक हुआ था प्री प्लान था। बंगाल में वक्फ कानून के नाम पर जिस तरह की हिंसा हुई, हिंदुओं पर हमले किए गए, हिंदुओं के घरों को जला दिया गया, वो सामान्य बात नहीं है बॉस। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में लगातार भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि भारत के कानून के विरोध में बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा है, बांग्लादेश में। और यही पीएम मोदी के लिए बड़ी चुनौती भी है। पहली चुनौती तो वक्फ के नाम पर मुसलमानों को भड़काते मौलाना है, जो गृह युद्ध की धमकी तक दे रहे हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा भरोसा शरीयत पर है, जो ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से हक में फैसला नहीं आया तो शरीयत के हिसाब से काम किया जाएगा। दूसरी तरफ बांग्लादेश है, जो भारत के मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर निशाना साध रहा है और पाकिस्तान की भाषा बोलने लगा है। बांग्लादेश का कहना है कि भारत सरकार भारत के मुसलमानों की रक्षा करे। ओ भैया, तुमसे वहां हिंदू नहीं संभल रहे, यहां मुसलमानों के साथ क्या हो गया भाई? गजब है बॉस। बांग्लादेश अपने हिंदुओं को बचा नहीं पा रहा है, भारत के अल्पसंख्यकों पर ज्ञान दे रहा है। क्या हुआ मुसलमानों के साथ भाई? घर छोड़ के तो हिंदू जा रहा है, वो भी तब जब बंगाल हिंसा में हिंदुओं को टारगेट करके हमला किया जा रहा है तो बांग्लादेश जो है वहां से बैठे बैठे आग लगा रहा है, पिन मार रहा है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने वाले मौलानाओं के बारे में आगे बताऊंगा। पहले जरा बांग्लादेश के बारे में सुनिए कैसे उछल रहा है और कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको सेट किया। बांग्लादेश की सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम ने कहा है कि बांग्लादेश सरकार ने मुसलमानों पर हमलों की निंदा की है, जिससे जान माल का नुकसान हुआ है। हम भारत और पश्चिम बंगाल सरकार से अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी की पूरी तरह से सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाने का आग्रह करते हैं। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में बांग्लादेश की भूमिका होने से उन्होंने इनकार किया। यानी आप देखिए कि बांग्लादेश जो इत्तू सा देश है, आज की डेट में आजाद है तो भारत की वजह से है, वो अपने घर में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोक नहीं पा रहा। जो कट्टरपंथियों की गिरफ्त में खुद है, वो भारत को ज्ञान दे रहा है कि यहां अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को बचाइए। किससे बचाएं भाई? आरोप तो खुद मुर्शिदाबाद में लग रहा है जिन पर, उनको कह रहा है कि बचाइए, और जो वहां से बच के भागे उनके लिए कुछ नहीं कह रहा। ना उसको अपने यहां के हिंदुओं की चिंता है, ना यहां के हिंदुओं की चिंता है, बस मुसलमानों को भड़का रहा है। यहां के
मुसलमानों के खिलाफ हिंसा नहीं हुई, हिंदुओं पर हमला हुआ है भाई। बांग्लादेश ने भारत को लेकर पाकिस्तान वाली भाषा बोली तो भारत ने फौरन बांग्लादेश को उसकी जगह दिखाई। भारत के विदेश मंत्रालय ने दो टूक कह दिया कि हम बांग्लादेश के बयान को रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट, खत्म, हटाओ है पक। यह बयान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर भारत की चिंताओं की तुलना करने का कपटपूर्ण प्रयास है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों के अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इस तरह के अनुचित बयानबाजी करने की बजाय बांग्लादेश को अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। यानी भारत ने साफ साफ लफ्जों में बांग्लादेश को उसकी औकात, उसकी जगह बता दी कि देखो, पहले अपने घर में देखो, इधर मत आओ, हमारे यहां घुसने की जरूरत नहीं, अपना घर संभालो। जहां हिंदुओं का जीना कट्टरपंथियों ने दूभर कर रखा है। बंगाल में जो हो रहा है उस पर बेवजह की बयानबाजी ना करो। बांग्लादेश को तो भारत ने तगड़ा जवाब दे दिया, लेकिन एक चुनौती उन मौलानाओं की भी है जो मुसलमानों को वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ लगातार भड़का रहे हैं। ये वो मौलाना है जिनकी बातों को मुस्लिम समाज के लोग मानते हैं। इन मौलानाओं का काम तो यह होना चाहिए था कि वो शांति के साथ प्रोटेस्ट की बात करें। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है ही तो भड़काऊ बयान देने का क्या मतलब? क्या इन मौलानाओं को देश की सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? और अगर सुप्रीम कोर्ट से विपरीत फैसला आ जाएगा तो क्या हिंसा कर दीजिएगा? क्यों ये मौलाना कह रहे हैं कि देश में गृह युद्ध के आसार दिख रहे हैं, सरकार को लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए, नहीं तो देश को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा? धमकी देना नहीं है ऐसा। इस तरह की बातें करना विरोध की नहीं बल्कि धमकी की भाषा होती है। सुनिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर हयात को, वो भाई साहब किस अंदाज में सरकार को धमकी दे रहे हैं, सुनिए, आप देखिए, खुद देखिए। मैं समझता हूं कि भाजपा सरकार, मौजूदा भाजपा सरकार देश को लाकानूनियत की तरफ, अराजकता की तरफ धकेल रही है। इसमें गृह युद्ध के चरम आसार हैं। मैं हुकूमत को चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए। वो दूसरों को लक्ष्मण रेखा ना बताएं, बल्कि हुकूमत खुद अपनी लक्ष्मण रेखा बताए कि क्या है और क्या उसकी लक्ष्मण रेखा है, उसे समझने की कोशिश करे और उस लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए, वरना देश का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। गजब ही हो रखा है। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो तो ठीक है, तो संविधान सुरक्षित है, लोकतंत्र जिंदा है, और मन का नहीं होगा तो सीधा सरकार को धमकी दे रहे हैं लोग कि देश में सिविल वॉर हो जाएगा, देश का बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी तक वक्फ का जो कानून है, जिस हिसाब से चल रहा था कि जहां उंगली रखी तुम्हारी हो गई जमीन, ये वाला हिसाब चल रहा था, तो देश का क्या भला कर दिए भाई? मुसलमानों का क्या भला कर दिए, इतना बता दो ना। खुद को मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था बताने वाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। पर्सनल लॉ बोर्ड की बातें या आदेश मुसलमानों के लिए पत्थर की लकीर की तरह होती है कई बार। ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा है। खुद IMPLB मुसलमानों को भड़काने में लगा हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि सरकार मुसलमानों को सेलेक्टिव हैरेसमेंट कर रही है। इस कानून से जगह जगह लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। इसके खिलाफ जगह जगह कैंपेन होंगे, प्रोटेस्ट होगा, आंदोलन होगा। कह रहे हैं कि अंग्रेजों के बाद अब काले अंग्रेजों से लड़ाई लड़ेंगे। आप सोचिए कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में, और कल जो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया उस पर तो मुस्लिम नेताओं ने जश्न मनाया था, हल्ला मचा दिया था कि हमारी जीत हो गई। तो फिर आज भड़काने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वही हुआ है अंदर अंदर। इनको समझ में आ रहा है जो हमने कल आपको पाठशाला में बताया था कि कोई जीत वीत नहीं हुई है। क्या ये सरकार के साथ साथ न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं मानी जाएगी? जो ये कह रहे हैं, कर रहे हैं कि हम जो चाहते हैं वो कर दो, नहीं तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। मौलाना ओबेदुल्ला आजमी की भाषा सुनिए, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं। जरा इनकी भाषा सुनिए, क्या धमकी दे रहे हैं। कि आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की शपथ लेकर प्राइम मिनिस्ट्री हासिल किया है, या वो दूसरे साहब जो हैं जिनकी बोली आप सुन रहे हैं, लागू ही होगा और करूं, तेरे बाप का है कि लागू होगा और करूंगा? तू होता कौन है बे? तू अगर इस जुबान में बात करता है तो हम उससे ज्यादा सख्त जुबान में बात कर सकते हैं, इसलिए कि तू गुंडागर्दी की बुनियाद पे बात कर रहा है और हम मुल्क के संविधान की हिफाजत के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी की हैसियत से बात कर रहे हैं। इनका जब मन आता है ये संविधान के हिसाब से बात करने लगते हैं। जब मन आता है तो कहते हैं हम शरीयत मानेंगे, हमारे धर्म में कोई ना घुसे, ये हमारे धर्म का मामला है। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग कर रखी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक इस कानून की धज्जियां नहीं उड़ जाती। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे क्या? यह भी क्लियर होने लगा है। सुनिए एक बार।
तो अर्ज ये करना है कि ये सारी चीजें हैं और आपको मालूम है कि देश का कानून हमें भरपूर आंदोलन का हक देता है। हम उस वक्त की आंदोलन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के थ्रू जारी रखेंगे जब तक इस तरह का गैर कानूनी कानून हिंदुस्तानियों पे थोपा गया है उसकी धज्जियां न उड़ जाएं। थैंक यू, शुक्रिया। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का कहना है कि वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हिंदुओं के लिए भी सनातन बोर्ड या संस्था बन जानी चाहिए। सुनिए शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती को। लोग तो समाप्त करना ही चाहते थे, हम लोगों का तो प्रयास ये था कि समाप्त होना चाहिए। समाप्त नहीं होता है तो हिंदुओं का, सनातन धर्मावलंबियों का भी संस्थान होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए। लगभग 4 लाख मंदिर हैं, वो सरकार के अधीनस्थ हैं। कौन सी मस्जिद ऐसी है देश में जिसका शासन सरकार करती है, जिसका संचालन सरकार करती है? ये पक्षपात पूर्वक निर्णय क्यों लिया जाता है हिंदुओं के विरुद्ध ही? यानी कुल मिलाकर माहौल यह बन गया है कि वक्फ कानून से मुसलमानों के हक छीन लिए जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी मुसलमानों में वक्फ संशोधन कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्कशॉप आयोजित कर रही है। जो काम मौलानाओं को करना चाहिए वो बीजेपी कर रही है। देहरादून में बीजेपी ने वक्फ रिफॉर्म जन जागरण अभियान नाम से वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि वक्फ संशोधन से सुनिश्चित किया जाएगा कि वक्फ का उपयोग गरीब, पसमानदा भाइयों और मुस्लिम बहनों के कल्याण में हो। बिना धार्मिक छेड़छाड़ किए प्रदेश में वक्फ बोर्ड की एक एक इंच जमीन की जांच और देखभाल की जाएगी। वक्फ संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। यही बात संसद में गृह मंत्री ने भी कही थी, यही बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। लेकिन मौलानाओं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तो अपना भड़काऊ नैरेटिव सेट करना है। इनको ना सरकार पर भरोसा है, ना सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, क्योंकि अगर भरोसा होता तो इस तरह के भड़काऊ बयान नहीं दिए जा रहे होते। इधर वक्फ बिल पर मुस्लिम संगठन और मौलाना धमकियां दे रहे हैं। बांग्लादेश अपनी टांग घुसाने का प्रयास कर रहा है। उधर बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े मुर्शिदाबाद में वक्फ को लेकर जो हिंसा हुई उस पर आज ममता बनर्जी बुरी तरह गिर गई, क्योंकि आज ही ग्राउंड जीरो पर एक साथ राज्यपाल भी पहुंच गए और महिला आयोग की टीम भी पहुंच गई और मानवाधिकार आयोग की टीम भी पहुंच गई। महिला आयोग की टीम ने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की, उनकी परेशानियों को सुना, उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। महिला आयोग अब इस बातचीत के आधार पर अपनी रिपोर्ट बनाएगी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी की टीम भी मालदा में राहत कैंप में रह रहे परिवारों से मिली, वो अपनी रिपोर्ट बनाएगी। और इधर राज्यपाल भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं, वो मालदा के रिलीफ कैंप में पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, फिर वो हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जाएंगे। यानी हर तरफ से ममता बनर्जी घिरती दिख रही हैं। जो मिले हैं राज्यपाल, उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी के राज में जो भयानक कांड हुआ है, एक तरफ से उसकी चार्जशीट तैयार हो रही है और अलग अलग रिपोर्ट ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार बन सकती है। राज्यपाल ने तो कल ही संकेत भी दिए थे कि वो रिपोर्ट बनाएंगे और केंद्र को भेजेंगे। बंगाल के राज्यपाल ने कल ही राजभवन में पीड़ितों से मुलाकात की थी। पीड़ितों ने बताया जो राज्यपाल को, उसे सुनकर राज्यपाल भी दंग रह गए। इसलिए उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाने का फैसला किया। आप सुनिए, मालदा और मुर्शिदाबाद जाने से पहले ही राज्यपाल ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि बंगाल में मौत का तांडव चल रहा है। सुनिए राज्यपाल को। What has happened there is something which should never have happened. But the specter of violence is showing its ugly head on and off in Bengal in various places. You know, we have to coffin the cult of violence and drive the last nail on the coffin. That is a task which is necessary to maintain peace and tranquility in Bengal. You know, the dance of death, if I may say so, that is going on wantonly on the streets of Bengal in many places. बंगाल के राज्यपाल भड़के हुए हैं। उधर जो पीड़ित हिंदू परिवार हैं वो दर्द और डर में। आज जब महिला आयोग की टीम ने मालदा के राहत कैंप में इन परिवारों से बात की तो पीड़ित महिलाएं महिला आयोग की अध्यक्ष के साथ लिपटकर रोने लगी। वो अपने आंसू ही नहीं रोक पा रही थी। मालदा के राहत कैंप से जरा रिपोर्ट देखिए। लोग कह रहे हैं कि वापस नहीं जाएंगे, बहुत डर लग रहा है हमको, हम नहीं जाएंगे वापस। और उसके बाद जो लोग वहाँ से पलायन करके एक तरीके से कहें तो फिर मालदा पहुंचे थे। मालदा के परलायपुर हाई स्कूल में आकर यहाँ पर एक शरणार्थी के रूप में रह रहे थे। उन लोगों से मिलने के लिए आज जो राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम है वो पहुंची है और लगातार उन लोगों से बात किया जा रहा है, उनसे मुलाकात किया जा रहा है। तमाम जो महिलाएं हैं जो यहाँ पर मौजूद थी, उन सभी महिलाओं ने यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की, उनसे यहाँ पर मुलाकात की, उनसे यहाँ बातचीत की।
आज जैसे ही राज्यपाल से लेकर महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी और पीड़ितों की गवाही उन्होंने रिकॉर्ड की, वैसे ही ममता सरकार मुश्किल में आ गई, क्योंकि पीड़ितों के बयान, उनका डर, राज्य सरकार पर उनका अविश्वास, ये सब ममता बनर्जी के खिलाफ जाएगा। और ये सवाल भी उठेगा कि जब महिला आयोग, राज्यपाल सब ग्राउंड जीरो पर जा सकते हैं तो फिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा सकते? आप देखिए मालदा और मुर्शिदाबाद जाने को लेकर कैसे ममता बनर्जी की सरकार और टीएमसी के नेता कंफ्यूजन फैला रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी कोर्ट में बता रही हैं कि मुर्शिदाबाद में हालात काबू में हैं। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी दावा कर रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में सब सामान्य हो गया है। दूसरी तरफ कल ही ममता बनर्जी राज्यपाल से कह रही थी कि अभी उन्हें मुर्शिदाबाद जाना नहीं चाहिए और तर्क यह दिया कि अभी हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। अगर राज्यपाल ग्राउंड पर जाएंगे तो शांति और भरोसा कायम करने के प्रयास खराब हो सकते हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि वो भी वहां जा सकती थी, लेकिन अगर वो जाती तो उनके देखा देखी दूसरे नेता भी जाएंगे, जबकि अभी प्रशासन लोगों के भरोसे को फिर से कायम करने की कोशिश कर रहा है। गजब का तर्क नहीं है बॉस? अगर कोई मुख्यमंत्री या राज्यपाल के लेवल का व्यक्ति प्रभावित इलाके में जाएगा तो लोगों का भरोसा घट जाएगा या बढ़ जाएगा। और आप नहीं जा सकती थी तो अपने घर बुला लेती पीड़ितों को, हिंदुओं को, या जैसे स्टेडियम में मौलाना मौलवियों से मिल रही थी वैसे ही कहीं मिल लेती हिंदू परिवारों से। राज्यपाल या मुख्यमंत्री के जाने से तो यह मैसेज जाता कि सरकार उन्हें भूल नहीं गई है, लेकिन ममता बनर्जी अलग ही तर्क दे रही है। टीएमसी के नेता तो अब राज्यपाल को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यह सब बीजेपी की साजिश है और राज्यपाल बीजेपी से मिले हुए हैं। सुनिए जरा। जो कुछ लोग आएगा, ये हिंसा करेगा, उसके बाद भाजपा स्टेटमेंट करेंगे, उसके बाद ये कमीशन जो है दिल्ली का सब कमीशन आएंगे, गवर्नर जाएंगे, ये एक बंगाल का एगेंस्ट में एक कैंपेन शुरू होगा, पॉलिटिकल कैंपेन शुरू होगा, धर्म के नाम पे भेदाभेद का कैंपेन शुरू होगा। ये पूरा एक प्लॉट है। गवर्नर साहब जो किया वो इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, तो वही प्लॉट वाइज तो गवर्नर साहब को तो जाना ही पड़ेगा, ये उनका पॉलिटिकल असाइनमेंट है। देखिए, जाने का हिम्मत इनमें नहीं है, क्योंकि जो हिंदू है, उनके जो पीड़ित है, उनके सामने तो ये नहीं जा सकते। मुसलमान के सामने जाएंगे वो भी गाली देंगे। वो अकब का मीटिंग तो आपने देखा, खाली सीट था। मैं मुसलमान समाज को भी बोलता हूँ, तृणमूल के नेताओं को बात पे मत जाइए, एक्ट को पढ़िए। किसी ने बोला कि काक ने अपना कान लेकर चला गया तो आप काक के पीछे भागेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपको नवभारत की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं, जो हिंदुओं के खिलाफ सोची समझी साजिश को और पुख्ता करती हैं, जिसके बारे में कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई हिंदुओं को जानबूझ के टारगेट किया गया। मुर्शिदाबाद में जब हमारे सहयोगी अभिषेक पीड़ित परिवारों के घर गए तो उनके घर के बाहर स्याही के निशान लगे हुए थे। पीड़ित परिवारों का दावा है कि जहां जहां यह निशान लगा हुआ था स्याही का, इंक का, उसी मकान को हिंसक भीड़ ने टारगेट किया, जबकि आसपास बाकी मकान थे उनको टारगेट ही नहीं किया गया। वहां मौजूद पीड़ित परिवार रो रो कर पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि यहां हमेशा के लिए फोर्स लगाएं, नहीं तो वो बच नहीं पाएंगे। हालत यह हो गई है मुर्शिदाबाद की। आप मुर्शिदाबाद से चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। धुलियान में हम मौजूद हैं। धुलियान का ये घोषपाड़ा है, घोष मोहल्ला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो घर के बाहर जो है वो आपको ये इंक जैसे निशान नजर आएंगे। ये देखिए, यहाँ पे तमाम जो घर हैं इनके पास आपको इसी तरीके से देखिए जो इंक है वो नजर आएंगे। और ये इंक आखिर क्यों डाले गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लोग हमला का बात देखते हैं कि हम लोगों का घर में ऐसा निशान है। यानी कि हमला के पहले निशान नहीं था। बोलता है कि तुम लोग को खत्म कर देंगे, साफ कर देंगे, हिंदू का निशाना नहीं रखेंगे। हम लोगों का ऊपर बहुत अटैक हुआ है, बहुत हमला हुआ है। एक दिमाग करने की कोशिश थी क्या? ये देखिए, यहाँ भी निशानी है। क्या इस तरीके से निशानी बनाकर चिन्हित करने की कोशिश की गई थी कि यहाँ पे अटैक करना है? बोरखा पहनिए, कपड़ा को उतार दीजिए, असाका से दूर छोड़ दीजिए, ये बोला है। तब आप लोग का बेटा बहू बचेगा। मोदी साहब से हम लोग का विनती है जो हम लोग को कैम्प चाहिए। बोलते हैं ये तो काम दीजिए, काम नहीं देने से बातें नहीं। मुर्शिदाबाद के हिंदू परिवार जो बता रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाला है। अगर किसी ने हिंसा से पहले हिंदू परिवारों के घरों को चिन्हित किया तो जाहिर है कि बहुत संभव है कि यह काम किसी लोकल समूह का हो सकता है, जो ये जानता होगा कि किस घर में हिंदू रहता है और किस घर में दूसरे धर्म का कोई। कल बंगाल पुलिस ने हिंसा में मारे गए पिता पुत्र की हत्या में जिस इंजामुल हक को गिरफ्तार किया था वो भी लोकल ही व्यक्ति था, जिसे पुलिस ने इस हत्या का मास्टरमाइंड बताया है। और जिन पिता पुत्र को मारा उनका पड़ोसी था वो। यह आरोपी मृतक हिंदू पिता पुत्र का पड़ोसी था और इस हत्याकांड में जो पहले 2 आरोपी पकड़े गए वो भी लोकल ही थे।
इसलिए इस थ्योरी में बहुत दम लगता है कि मुर्शिदाबाद में कुछ लोकल लोगों ने हिंदू घरों की रेकी की होगी, जो उनके घरों को चिन्हित किया ताकि सिर्फ हिंदू परिवारों के घरों को टारगेट किया जा सके। इधर बीजेपी भी बंगाल हिंसा को लेकर नए नए दावे कर रही है, जिससे ममता बनर्जी की परेशानियां बढ़ रही हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बंगाल हिंसा को लेकर बड़ी बात कही। बीजेपी नेता ने बंगाल पुलिस की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर की और इस रिपोर्ट के हवाले से कहा कि पहला खुलासा लोकल इंटेलिजेंस ने वार्निंग दी थी कि प्रदर्शन होने वाला है, यानी सरकार को पहले से पता था कि इस तरह के प्रदर्शन हो सकते हैं। फिर भी सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए वैसे कदम नहीं उठाए जिसकी जरूरत थी। दूसरा खुलासा, स्थानीय युवाओं ने प्रदर्शन किया, यानी ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही कि बाहर से आए लोगों ने प्रदर्शन किया, वो सही नहीं है। तीसरा खुलासा, बोतल बम से हमला किया गया। चौथा खुलासा, घर, दुकान और मंदिरों पर हमले हुए, यानी ममता बनर्जी सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट था कि बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में ऐसा कुछ हो सकता है। फिर भी ममता बनर्जी इसे रोकने में नाकाम रही। यही आरोप बीजेपी बार बार लगा रही है। आप सोचिए बंगाल के हिंदू कितने डर में जी रहे हैं। उन्हें ममता सरकार पर कोई भरोसा नहीं रह गया। उनका भरोसा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और सेंट्रल फोर्सेस पर टिका है। मुर्शिदाबाद में इतना खराब हालात होने के बावजूद मुख्यमंत्री वहां झांकने नहीं गई हैं भाई। वो हिंसा प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान तो कर रही हैं, लेकिन जो हिंदू अपना घर छोड़कर राहत कैंप और शरण में राहत कैंप में शरण लिए हुए हैं, उन्हें बेसिक सुविधा तक नहीं दे पा रही हैं। मालदा में राहत कैंप से एक रिपोर्ट देखिए, जहां पर हिंदुओं ने अपना घर गंवा दिया और राहत कैंप में किस हालत में रह रहे हैं, जरा देखिए। मुर्शिदाबाद के धुलियान से मालदा में जो लोग आए हैं पलाटपुर हाई स्कूल में पलायन करके, एक तरीके से वो देखिए यहाँ पर पलाटपुर हाई स्कूल में अब जो है यहाँ अधिकारियों से बात कर रहे हैं और एक तरीके से विरोध कर रहे हैं। जो अनियमितताएं यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, जो समस्याएं इनको हो रही हैं, उसको लेकर देखें यहाँ पर लगातार जो अधिकारी हैं, चाहे बीडीओ हो या फिर जो अधिकारी मौजूद हैं, उन सभी से यहाँ देखिए बात किया जा रहा है। उन सभी से जो अपना विरोध है एक तरीके से यहाँ पे दर्ज करा रहे हैं। एक तरीके से हम कहें तो प्रदर्शन भी अंदर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं हमारे रिपोर्टर बाहर से, दीवार के बाहर से कैमरा लगा के वहां से रिपोर्ट बना रहे, क्योंकि अंदर नहीं जाने दे रहे। राहत के शिविर में अगर कोई रिपोर्टर चला जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। ऐसा क्या छुपाना चाहते हैं?